So hi my dear Neet aspirants, this is Manas Khaduja on Manas Khaduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मोल कंसेप्ट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो उन बच्चों को भी देखनी चाहिए जो राउंड 4 का भी वेट कर रहे हैं पर संग में थोड़ा सा पढ़ते भी चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हमें कॉलेज नहीं मिला गवर्नमेंट तो प्राइवेट तो हमें करना नहीं है, तो ऑब्वियसली ड्रॉप का ही हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बच्चों ट्रेंड बदला है, चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो वो सब बातें भी मोल कंसेप्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये चैनल काउंसलिंग और केमिस्ट्री दोनों के लिए है। तो अगर आपको 2025 के एस्पिरेंट भी हो तो इसमें कॉलेज के बारे में भी मैं रेगुलर अपडेट देता रहूंगा। कर्नाटका में सस्ते कॉलेजेस होते हैं, केरला में और भी सस्ते कॉलेजेस होते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स रहती हैं, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, हर वो चीज इस चैनल पे एमबीबीएस की मैं शेयर करता रहूंगा। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए और फ्यूचर में कौन सा कॉलेज हमें एम करना है उसको आपको अगर जानना है उसके बारे में, तो आप इस चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो इसे एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, और कमेंट से मुझे बताएं कि आपके कितने करेक्ट हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मोल कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो इसका ट्रेंड चेंज हो गया एकदम से। जहां पिछले सालों में एक एक क्वेश्चन इससे आता था, बाकी इस बार 2024 वाले एक्चुअल पेपर में 3 और 2024 के रीनीट वाला जो हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म का था, मोलैरिटी का, तो वो तो हम फिर सोल्यूशन में काउंट करेंगे। तो ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना, कंसंट्रेशन टर्म्स आप दोनों में पढ़ते हो, पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं उसे सोल्यूशंस के वेटेज में गिनना। ठीक है, वरना तो फिर अब ये भी कह सकते हैं कि रीनीत में भी 3 ही क्वेश्चन आए थे, मोलैरिटी वाला क्वेश्चन भी बच्चों ने अगर मोल कंसेप्ट पढ़ा है तो उसमें देख लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो बच्चों सबसे ज्यादा टॉपिक फेमस है इसमें एम्पायरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में काफी देखने को मिलेगा। फिर रिएक्शन स्टाइकोमेट्री की, इतना रिएक्टेंट लिया तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, या मेरा प्रोडक्ट इतना यूटिलाइज हो गया तो रिएक्टेंट कितना यूटिलाइज हुआ था, कि ये वाली कंबशन हो रही है तो CO2 कितना बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स वाली क्या चीज कहना चाह रहा हूं मैं, which of the following has highest number of atoms, 4 ग्राम हीलियम, 4 मोल हीलियम, 4 यू हीलियम, या फिर 4 एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो इस तरह की चीजें वाले क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स किसमें ज्यादा है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यूज में ज्यादा देखने को मिलेंगे। वो सारे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, आप खुद से करना, आपने मूल कंसेप्ट पढ़ा है तो आप खुद से सॉल्व करना और इसे एज अ टेस्ट की तरह देखना। क्योंकि बहुत से बच्चों ने, अब तो देखो ये चैप्टर पढ़ तो सबने लिया होगा, पर कितना बच्चा 2024 वाले क्वेश्चन कर पा रहा है और कितनी जल्दी कर पा रहा है, इस बात को भी देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, आप इसे 1 मिनट से कम समय में कर सकते हो, तो 1 मिनट का टाइमर लगाना और देखना क्या कर पा रहे हो। ठीक है, आप पॉज कर देना। तो अगर मैं एज अ टीचर आपको बताऊं इससे सबसे इजी तरीका क्या है, तो आप इसमें ना सॉल्व मत करने लग जाना, कैलकुलेशन मत करने लग जाना, सीधा आप देखो मोल्स किसमें ज्यादा है। अगर आप 4 यू हीलियम की बात करो तो यू सबसे छोटा यूनिट होता है। एक एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास को हम यू में देखते हैं, यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो 4 यू हीलियम में तो कभी भी बहुत ज्यादा एटम्स नहीं हो सकते, तो वो हमारा आउट ऑफ द ऑप्शन हो गया। फिर 4 ग्राम हीलियम कितने मोल हो गए, 4 ग्राम हीलियम, अगर आपको पता है हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, 4 ग्राम हीलियम का मास, सॉरी मोल, 1 मोल हो गए। 4 ग्राम हीलियम यानी 1 मोल हीलियम। मैं ऐसे क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बच्चों नीट के पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करके आने, आपको 92% से ज्यादा स्कोर करना है नीट के एग्जाम में। समझ रहे हो, 720 में आप 660 यानी 93-92% स्कोर करोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, ये जेई का एग्जाम नहीं, जेई में 50% बच्चे ने कर दिया, 150 नंबर उसके आ गए, तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वरना प्राइवेट में सस्ता प्राइवेट मिल जाएगा, या प्राइवेट में कोई स्कॉलरशिप भी उसे मिल जाती है उस मार्क्स के बेसिस पे। पर एमबीबीएस में आपको 92%, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है तो आपको 92% स्कोर करना पड़ेगा, और 720 का 92% लगभग होगा आपका 662 मार्क्स, इसके ऊपर। समझ रहे हो, आपका स्कोर रहेगा। तो आप श्योर रहना, आप किसी भी स्टेट में हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज या तो ऑल इंडिया कोटा से या फिर कहां से, स्टेट से अपने मिल जाए।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जब बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं तो हम टाइम वेस्ट ना करें, तो इसमें फटाफट से हम देखेंगे कि ये आंसर नहीं हो सकता। बिना पेन में कैलकुलेट करे 4 ग्राम हीलियम 1 मोल लिख दिया। 6.022 वाली कैलकुलेशन गलती से भी मत करना, बहुत लंबा चला जाएगा। और आखिरी वाला अगर मैं देखता हूं, आखिरी वाले में 2.27 लीटर दे रखा है। यहाँ एक फैक्ट आपको याद आ रहा होगा, 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है। तो 2.24 कितना हो जाएगा, अप्रोक्स वही है 0.1 मोल। सबसे ज्यादा मोल किसके हैं, 4 मोल। सीधा आंसर हो गया। ऑप्शन चेकिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है कि सबसे पहले ऑप्शन से ही चेक करा करो, क्योंकि ए बहुत चांसेस रहते हैं होने के। किस्मत अच्छी होगी तो आपका रैंडमली अरेंज नहीं होगा, आपको जो सेट मिला होगा उसमें ऑप्शन चेकिंग में ऑप्शन ए ही आपका आ जाएगा। तो 4 मोल हीलियम हमारा आंसर है, उसी में सबसे ज्यादा एटम होंगे। 4 यू कभी नहीं हो सकता था। 4 ग्राम का मतलब 1 मोल और 2.2 लीटर एसटीपी पर 0.1 हीलियम गैस के बराबर। एक और सवाल मैं आपसे साइड से पूछना चाहता हूँ, हीलियम गैस क्या लाइटेस्ट गैस होती है? और नहीं होती तो कौन सी गैस लाइटेस्ट गैस कहलाती है? उसका नाम जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। और एक हीलियम का यूज जरूर बताएं, क्योंकि पी ब्लॉक से यूजेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी में हीलियम के 2-3 यूजेस लिखे हैं, एक आध यूज जरूर लिखना, क्योंकि वो स्पेशल रहते हैं। नोबल गैसेस का यूजेस वाला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बच्चों 2 तरह से इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। इसमें रिएक्शन स्टाइकोमेट्री और आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स को मिला के क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको पता है, एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, और इसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 मोल NaOH 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है। ओके, यहाँ पे 1 मोल NaOH 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है। अब इन्होंने चीजें ग्राम में दे रखी हैं, तो आप ग्राम में चाहो तो देख लो। तो 40 ग्राम NaOH, एक NaOH 1 मोल NaOH का मास होता है 40 ग्राम, HCl होता है 36.5 ग्राम। तो 40 ग्राम NaOH 36.5 ग्राम HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करता है। हमें दे रखा है, आप ध्यान से देखो, 1 ग्राम NaOH, हमें 1 ग्राम NaOH दे रखा है। ओके, और दे रखा है 25 ml 0.75 m HCl। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 ml इंटू 0.1 करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आप मोल्स निकालो। आप मोल्स निकालोगे तो HCl की अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में रखनी होती है, तभी आपके मोल्स आएंगे, वरना मिली मोल्स आ जाते हैं। अब मोलैरिटी हमें दे रखी है 0.75 इंटू वॉल्यूम हमें 25 ml दे रखी है। अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। तो 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया, 0.01875 मोल्स आ गए। किसके, HCl के। अब हम NaOH के अगर मोल्स देखते हैं, अगर हम NaOH के मोल्स देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गिवन वेट, उसका 1 गिवन वेट है, और उसके मोल्स कितने हैं, 40, मोलर मास कितना है 40। तो 1/40 जब हम करते हैं तो हमारे NaOH के मोल्स आ गए 0.025। अब आप रिएक्शन में देखो तो 1 मोल NaOH 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, तभी लिमिटिंग वाली कंसीडर, लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस नहीं आएगा। अगर दोनों बराबर मोल्स होंगे तो नहीं आएगा। पर आप देखो NaOH के मोल्स ज्यादा हैं, NaOH के मोल्स ज्यादा है, HCl के मोल्स कम है। 1:1 का रेशियो होना चाहिए था, पर हम देख रहे हैं 1:1 का रेशियो नहीं है, HCl कम है। तो HCl हमारा क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट या मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैंने मोल कंसेप्ट के पार्ट्स में वीडियो अपलोड करी हुई है, ठीक है, आप देख लेना, ऊपर लिंक बन के आ रही होगी। तो मोल कंसेप्ट के जो पार्ट वाली वीडियो है वो ऊपर आ रहा होगा, आप उसके थ्रू देख सकते हो, वरना एंड में मैं थंबनेल रख दूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वो मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ा। ओके, तो अब आपका लिमिटिंग रिएजेंट HCl डिसाइड हो गया। अब अगर हम बात करें HCl के मोल्स की, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों सिंपल सी चीज है, हमें पता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि NaOH कितना रह गया, NaOH कितना रह गया। आपको पता है 1 मोल HCl 1 मोल HCl 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। हमारे पास कितना HCl है,
0.01875, तो वो कितने के साथ करेगा? वो 0.01875 के साथ ही करेगा। तो क्या हम बता सकते हैं NaOH के कितने मोल रह गए? अगर 0.01875 यूटिलाइज हो गए तो मोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ NaOH लेफ्ट, तो वो हो जाएगा, हमारे पास है 0.025, उसमें से माइनस कर दिया हमने 0.01875। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, पर करना तो है ही भाई, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, छोड़ तो सकते नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा 0.00625 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है। अब अगर मोल्स आ गए हैं तो बच्चों मास कैसे निकाला जा सकता है? आपको पता है मास निकालने का तरीका होता है मोल्स, ठीक है, आपके पास मोल्स आ गए इनटू मोलर मास, तो आपका आ जाएगा मोल्स कितने आए? 0.0625, NaOH का मोलर मास होता है 40, आपका आंसर आएगा ग्राम में, इस बात को ध्यान रखना, आपका आंसर ग्राम में आएगा, और ये आया 25 ग्राम मिली, सॉरी 0.25 ग्राम आया आपका आंसर, कैलकुलेशन करी तो 0.25 ग्राम आपका क्या आ गया? 0.25 ग्राम आ गया NaOH का मास, मास ऑफ NaOH लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये आया 0.25 ग्राम। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1000 का, तो आपका आंसर मिलीग्राम में आ जाएगा 250 मिलीग्राम, क्योंकि 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। तो ये आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब एम्पायरिकल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एम्पायरिकल फॉर्मूला आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन मूल कंसेप्ट में आते ही हैं, तो अगर आपको ये पढ़ना है तो वंस अगेन इसकी लिंक ऊपर में डाल दूंगा, तो आप उसे देख सकते हो, 15-16 मिनट में ही मैंने समझा दिया है। एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या होता है? आप सबसे पहले जो चीजें परसेंटेज दे रखी है उसे वेट में कन्वर्ट कर दो, उसे मान लो कि वो ग्राम में दे रखा है, जो भी आपको यूनिट लगे। तो अगर हम A, B और C के वेट की बात करें तो A हमें दे रखा है 32, जो भी आपको ग्राम यूनिट ले लो, B दे रखा है 20 ग्राम, और C दे रखा है, रिमेनिंग C है। तो बच्चों अगर परसेंटेज का सम तुम्हें पता है, एक 32 है, दूसरा 20 है, तो तीसरा कितना हो गया? 32 20 माइनस 100, ये आ गया 48%, तो C हमारा 48% हो गया। अब इसके मोलर मास दे रखे हैं, तो क्या आप इसका मोल्स निकाल सकते हो? ये वेट है, मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो A का मोलर मास हमें 64 दे रखा है, तो A के मोल हो गए 32/64 यानी कि 0.5। B का मोलर मास 40 दे रखा है, तो 20/40 यानी 0.5, और C का मोलर मास कितना दे रखा है? 32, तो 48 डिवाइडेड बाय 32 यानी 1.5। आप A/B/C का मोलर रेशियो ले लो, तो ये आ जाएगा 0.5:0.5:1.5, 0.5 से डिवाइड कर दो तो 1:1:3, ये आपका आंसर हो गया ABC3 आंसर। C के 3 मॉलिक्यूल, सॉरी C के 3 एटम, और A और B आपके मोनो एटॉमिक होंगे इस फॉर्मूले में, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। तो इसी तरीके से आप एम्पायरिकल फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, या ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन हो सकता है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें हैं उनकी परसेंटेज का सम 100 होता है, तो अगर आपको 2 दे रखी है, तीसरी नहीं दे रखी, तो आप 100 में से माइनस कर दो, 32 + 20 + 48 = 100। तो ये आपका हो गया नीट 2024 के क्वेश्चन। अगर हम बात करें रीनीट वाले पेपर में, तो रीनीट में बच्चों 2 क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया मोलैरिटी बेस था, तो 2 क्वेश्चन ही हम कंसीडर कर लें। वंस अगेन देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप कभी भी एवोगैड्रो नंबर वाली कैलकुलेशन को मत लाना बीच में, ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आप मोल्स ले आया करो, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के मोल्स की अगर मैं बात करूं, तो हाइड्रोजन का मोलर मास, एटॉमिक मास 2 होता है, तो आप 2 से डिवाइड करो, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब 0.5 मोल हाइड्रोजन। हम ऑप्शन टेस्टिंग स्टार्ट से ही करते हैं, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब कितने मोल्स नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28 होता है, तो कितना आ गया? 0.5, दोनों के मोल्स बराबर आ गए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब किसी के सेट में ये 1 में नहीं है, पर 1 से हमेशा चेक करना स्टार्ट करना, किस्मत अच्छी होगी तो पहला ही हो जाएगा। अब 14 ग्राम नाइट्रोजन आंसर है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन नहीं हो सकता, 18 ग्राम पानी यानी 1 मोल,
ठीक है, और 16 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने मोल्स होते हैं, जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। कुछ लोग तो स्टार्ट में देखते हैं, 2-3 मिनट बाद सुनते हैं, पूरी देखते नहीं। ठीक है, तो हर बच्चा जैसे लग रहा है कि मेरे को मोल कंसेप्ट अच्छे से आता है, तो वो 2024 वाले क्वेश्चंस को करे। और अगर आपने पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, तो पांचों क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपके 20 मार्क्स आने चाहिए, जो ये 5th क्वेश्चन है उसको मिला के। So on complete combustion, 0.3 gram of an organic compound gave 0.2 gram of CO2 and 1.1 gram of H2. The percentage composition of carbon and hydrogen in the carbon compound respectively are. तो बच्चों ये हम दो तरह से देख सकते हैं, एक तो एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आ सकता है, पर बिना मूल कंसेप्ट के हो नहीं सकता। परसेंटेज कंपोजिशन हम कहाँ पढ़ेंगे, पहले चैप्टर में, तो ये इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, जिसने अगर वहां पे नहीं पढ़ा हो तो वो इसके हिसाब से कर सकता है। आपको पता है अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम है और उससे आपको 0.2 ग्राम CO2 मिल रही है, 0.2 ग्राम CO2 मिल रही है, तो जितनी भी CO2 है वो कार्बन की वजह से हो रही। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी CO2 आई होगी वो कार्बन की वजह से आ रही होगी, तो कार्बन का अमाउंट दोनों में सेम होना चाहिए, जितना कंपाउंड में उतना CO2 में होगा। सिंपल सी बात है, आप कार्बन कहीं और से तो ला नहीं रहे, तो जितना कार्बन था कंपाउंड में वो CO2 में कन्वर्ट हो गया। आपको पता है 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन होता है, 12 ग्राम कार्बन होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, पूरी CO2 का 44 होता है, तो 44 में 12, तो 0.2 में कितना होगा। 8th क्लास में ये मैथ पढ़ाई जाती थी, 4 रुपए में 15 टॉफी, तो 6 रुपए में कितनी टॉफी, तो 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.2, तो आपका क्या आ जाएगा, कार्बन का परसेंट मास आ जाएगा, तो 12 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 44, तो ये आपका आया 0.0545 ग्राम। इतना कार्बन था ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर हम इसकी परसेंटेज पूछे, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना होगा, तो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.3, कार्बन का मास कितना है 0.0545, परसेंटेज है तो किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से करूंगा। आंसर क्या आ जाएगा, आप डिवाइड कर दो 0.3 से, इंटू 100 कर दो, 18 आ गया। 18.18 कहेंगे, डेसिमल के बाद पूरा नहीं बोला जाता। तो अब मेहनत मत करना हाइड्रोजन को निकालने की, जब तुम्हारा कार्बन आ गया तो फिर क्यों हाइड्रोजन को निकाले, समय बर्बाद करें। 4 के 8 नंबर तो कोई दे नहीं देगा, जब मुझे पता है एक चीज 18 है और वो कार्बन है, तो फिर मैं बाकी क्यों चेक करूं, समय बचा लूं, फिजिक्स के क्वेश्चन में मेहनत कर ले रहा। ओके, तो आपको इस तरह से डिसीजन लेना होता है, क्योंकि बच्चों आपको भले ही पूरे पेपर में 95% क्वेश्चंस आते थे, पर अगर आप कर ही नहीं पाए, समय ही आप पे नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूंगा उन क्वेश्चंस का। जब आपका पेपर हुआ फिर आप घर आके वो क्वेश्चन, अरे मेरे को तो आता था, अरे मेरे को ये आता था, तो वो नॉलेज उस पॉइंट पे तो खराब है ना। फिर आप 3 महीने परेशान होते रहोगे, वो 4 नंबर उससे एक्स्ट्रा तो नहीं बढ़ेगा। तो उसी समय आपको फैसला लेना होता है कि मुझे कितना क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है कि मैं टिक मार। कोई कोई क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं करने होते, आपको लग रहा है मेरा इतने में ही आंसर मुझे मिल जा रहा है। ओके, तो इस तरह के डिसीजन जो बच्चा ले लेता है, फिर उसको ना 4 और 8 मार्क्स की वजह से टेंशन में नहीं रहना पड़ता, क्योंकि अभी 24,000 और 25,000 जिनकी रैंक है, 26,000 जिनकी रैंक है, वो थोड़े से घबराए हुए हैं, क्योंकि ना वो ड्रॉप करने वाली बात सोच सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं 4th राउंड में, और फिर नहीं लेंगे तो समय भी देखो, अब नवंबर तक काउंसलिंग खींच गई, डेट तो इन्होंने आगे बढ़ा दी। अब नवंबर के 3 नवंबर को बच्चे को पता लगे कि यार मुझे राउंड 4 में तो 25,327 से बंद हो गया और मेरी रैंक है 25,525, अब क्या करें। तो ड्रॉप के लिए भी तो टाइम देर हो गई ना, तो इसलिए साथ में थोड़ी चीजों को पढ़ते जाओ। और अगर आप नीट 2025 के एस्पिरेंट हो तो एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझो बच्चों। आप कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते, आप कोई बैकलॉग नहीं छोड़ सकते। आप सोचो कि मैं इक्विलिब्रियम छोड़ दूं तो वो 3 क्वेश्चन आ जाएगा, 12 नंबर गए। थर्मो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 12 नंबर गए। आप वेटेज जानना चाहते हो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर का, तो ऊपर आपके वेटेज वाली वीडियो आ जाएगी, अभी लिंक आ रही होगी, आप उस पर देख सकते हो। वेटेज हर चैप्टर का बढ़ गया है, कोई भी चैप्टर छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। अगले साल 720 ना जाने कितने और बच्चों का आने वाला है, तो कट ऑफ हाई होने वाली है। इस बार 660 सेफ है, अगले साल शायद 670 672 सेफ स्कोर में। ओके, तो अगर आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री के 5 न्यूमेरिकल मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ी बहुत भी हेल्प लगती है, तो आप अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं 1 मान रहा हूँ, उसे काउंट करके 7 चैप्टर है।
वैसे 8 हो जाएंगे अगर आप रेडॉक्स को अलग कर दो। 3 मंथ में मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, अभी तो मैंने आपको 5 ही क्वेश्चन कराए हैं, पर उसमें मैं आपको सारे PYQ 2015-20 साल तक के प्लस थ्योरी पूरी, एनसीईआरटी के जितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो 4 क्लासें होंगी और चौथी क्लास जो भी होगी उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, वो क्वेश्चंस जो आपने किसी बुक से आपको डाउट रहे हो या मुझे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हो, एवरी 4th क्लास में। तो जितना हमने पढ़ा है वो चौथी क्लास में हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। एक PYQ की क्लास अलग रहेगी हर चैप्टर की, उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। 3 मंथ्स डेडिकेटेड फिजिकल केमिस्ट्री को दूंगा मैं, ठीक है। तो जिसको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, जो जहां मान लो ऑर्गन पूरी केमिस्ट्री जहां पढ़ रहे हो वहां केवल फिजिकल में दिक्कत आ रही है, कोई टीचर है जिनका थोड़ा नहीं समझ में आ पा रहा या उनके तरीके में हमें दिक्कत आ रही है, पूछ नहीं पा रहे, भीड़ भाड़ बहुत है, तो इस बैच की खासियत ये है कि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, तो आप इजीली अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इसकी कॉस्ट 8000 है, डेफिनेटली महंगा है, पर जब आप MBBS करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि यार एक एक नंबर की वजह से हमारी फीस 14 गुना, एक एक क्वेश्चन की वजह से हमारी फीस 14 टाइम्स 15 टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह पर 26,000 में हमें लेना पड़ा प्राइवेट कॉलेज। ओके, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस बैच को, अगर आप कॉस्ट नहीं देखते, एक थोड़ा सा आपका प्लस पॉइंट रहेगा, भीड़ भाड़ इसमें नहीं होगी। 4 दिन क्लासे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, 6 बजे होंगी। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की अलग क्लास, जो 4th क्लास होगी उसमें मैंने क्वेश्चंस कराने हैं आपको, वो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2025 के, तो क्वेश्चंस के लिए क्लासेस अलग से हैं। प्लस मैं आपकी रेगुलर हेल्प करूंगा, और काउंसलिंग रिलेटेड देखो अभी से आपको कॉलेज के बारे में बताता भी चलूंगा। अभी से नोट कर लो, 2025 के एस्पिरेंट हो, 12th क्लास कर रहे हो, तो कर्नाटका और केरला का फॉर्म पहले आ जाता है, IPU का भी फॉर्म पहले आ जाता है, तो भर लेना, ठीक है। बाद में शायद खुल भी जाता है, कोई नहीं भी खुलता, टेंशन नहीं होगी। तो ये सब चीजें, कौन से कॉलेज अच्छे हैं और कितनी रैंक आप टारगेट करनी चाहिए, आपको कितना मार्क्स, ये सब बातें भी मैं इस क्लासेस में आपको गाइड करता हूँ। ओके, सो दिस इज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा चैनल। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आप इन 5 में से कितने क्वेश्चन कर पाए और कितने टाइम में आपने करे, ठीक है। अगर आप 1.5 मिनट से कम समय लेते हो इन क्वेश्चन को करने का, तो आप बहुत सही जा रहे हो। ओके, तो इस वीडियो को एंड करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर इस वीडियो पे 100 से ज्यादा भी व्यू आते, तो जहां मैंने 5 कराए हैं मैं 25 भी करा सकता हूँ, 1 घंटे में कराए हुए। बट अभी धीरे धीरे चैनल इस एडुकेशनल वाली लाइन में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो अगर इस पे 100 से ऊपर व्यू भी आते हैं, तो अगली बार 5 नहीं 15 क्वेश्चन। ओके, हैव अ नाइस डे।